संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सचिव, उनका एक वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ है। आधे मिनट का भी नहीं होगा। लोकप्रिय इसलिए हुआ है, वायरल इसलिए हुआ है कि बड़ी प्रसिद्ध टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप को उन्होंने कार्यालय से बाहर निकाल दिया। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। ये वीडियो में बात बताने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी? उनका वीडियो तो करोड़ों लोग देख चुके हैं, मेरा वीडियो तो हज़ार लोग मुश्किल से देखते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ? मुझे मेरे एक छात्र ने ध्यान दिलाया। मेरे छात्र ही ध्यान दिलाते हैं कि सर, जो आपने फ्री चैनल पे भी पढ़ाया कई बार, वही 7 करोड़ का प्रश्न अमिताभ बच्चन ने पूछा था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थीसिस का नाम द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और मैं इसको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। मेरे छात्र ही मुझे याद दिलाते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहता कि कितनी कितनी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक छात्र ने ही अभी याद दिलाया कि सर, ये वही एटीट्यूड है एक IAS अधिकारी का जो सदैव आप बताते हैं कि पोलाइट बट फर्म, मीडिया से कोई संपर्क नहीं रखेंगे जब तक कहा न जाए। गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स हैं, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए कंडक्ट रूल्स हैं। ये आचरण नियमावली है एक IAS या PCS अधिकारी की, यहाँ तक कि क्लर्क और चपरासियों की भी आचरण नियमावलियाँ होती हैं। मुख्य तौर पर सबके नियम समान होते हैं काफ़ी हद तक, इसलिए उसमें शब्द इस्तेमाल किया जाता है सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट। ये ऑफिसर शब्द तो हमने बना लिया है अपने को महिमा मंडित करने के लिए, वरना हम सब सर्वेंट ही होते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स आपको डाउनलोड करके पढ़ लेने चाहिए। सारांश ये होता है कि आप मीडिया से संपर्क नहीं रखेंगे, आप समारोहों में सम्मिलित नहीं होंगे अनावश्यक। जी हाँ, इसीलिए मैं आपकी आदत डालता हूँ कि वो एटीट्यूड डेवलप हो जाए कि यारी दोस्ती, GF BF, ये सब चीज़ें। परिवार की बाकायदा परिभाषा है। गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स में सबसे पहले परिवार की डेफिनेशन होती है, और याद रखिए, परिवार की परिभाषा में मित्र नाम का कोई रिश्ता नहीं होता है। परिवार के सदस्यों पर तमाम रेस्ट्रिक्शन है। आप राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं करेंगे, राजनीतिक दल के लिए कोई प्रचार नहीं करेंगे, नो कन्वेंसिंग, नो फंड रेजिंग एंड नो ज्वाइनिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज़। आप भी नहीं और आपके परिवार के सदस्य भी नहीं। परिवार के सदस्य कौन हैं? आप पर निर्भर करने वाले आपके बच्चे। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन में अलग अलग राज्यों में थोड़ा थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। आप पर निर्भर आपके बच्चे, आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी, या होमोसेक्सुअल शादियों का कोई उल्लेख नहीं है अभी भी। आपके माता पिता, यानी जब TA की नौबत आती है, जब ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र TA मिलता है, तो माता पिता का टिकट भी आप ले सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स भी जॉइंट फैमिली को सपोर्ट करते हैं। जिस दर्जे के आप अधिकारी हैं, जैसे आप PCS अधिकारी हैं या IAS अधिकारी हैं, तो प्रथम श्रेणी का टिकट आपको अलाउड है। आजकल प्रथम श्रेणी नहीं होती है, तो नियम थोड़े से बदले हैं अलग अलग राज्यों में, और केंद्र सरकार में अलग अलग प्रकार के, डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी, योर पे स्केल, कि आप AC फर्स्ट में जा सकते हैं या AC सेकंड में जा सकते हैं, या हवाई जहाज़ में जा सकते हैं, या आपके पद पर निर्भर करेगा, और आपका पूरा परिवार उसमें जा सकता है। सरकारी कामों में अपने साथ नहीं ले जा सकते, गवर्नमेंट यात्राओं में नहीं ले जा सकते। ट्रांसफ़र में पूरे परिवार का आपको उसी श्रेणी का किराया मिलेगा जिस श्रेणी के लिए
आप अधिकृत हैं। लेकिन आपको मीटिंग के लिए अगर जाना है, दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, भुवनेश्वर जाना है या कोलकाता जाना है, तो माता पिता या पत्नी या पति या बच्चों को नहीं ले जा सकते। अपने खर्चे पे जाएं वो लोग, यहाँ पर नहीं अलाउड है। आप राजनीतिक दलों से स्वयं संपर्क तो नहीं ही रखेंगे, सोशल मीडिया पर भी उनके लिए कोई कमेंट नहीं करेंगे, उनके पक्ष में भी नहीं बोलेंगे, उनके विपक्ष में भी नहीं बोलेंगे, और आपका पूरा परिवार इस विषय में चुप रहेगा, ना ज्वाइन करेगा, ना चंदा देगा, ना घर पे झंडा फहराएगा, ना शरीर पे झंडा लगाएगा राजनीतिक दल का, ना गाड़ी पे लगाएगा, ना किसी पे, ना किसी पे। आप भारत सरकार या जिस प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं उसको आप सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला कर सपोर्ट करेंगे। आप अपोज नहीं करेंगे, यही आपका सपोर्ट है। यदि आपसे कोई बहस करता है तो आप शालीन रहेंगे, चुप रहेंगे, यथासंभव सरकार की नीति समझाएंगे उसे। ये ड्यूटी आपके परिवार की नहीं है। लेकिन आपके परिवार से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि सोशल मीडिया पर सरकार का पक्ष लेकर वो भक्त बनकर ट्रोल करने लगें दूसरों को, ये भी गलत है, या दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन करें, ये भी गलत है। इसी प्रकार आप कोई व्यापार नहीं करेंगे, आपका परिवार कोई व्यापार नहीं करेगा, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के। मैं कानून पढ़ता हूँ, इसलिए उन एक्सेप्शंस का मैंने लाभ उठाया। मैंने छोटे भाई की कोचिंग में पढ़ाया, असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए भी। पैसा तो मैं तब भी नहीं लेता था वहाँ पढ़ाने का, अब भी नहीं लेता हूँ। जब भी पढ़ाता रहा हूँ ऑनलाइन। नियम यही है कि आप सामाजिक टीचिंग, वैज्ञानिक टीचिंग, सांस्कृतिक टीचिंग इत्यादि यानी टीचिंग कर सकते हैं 2 शर्तों के साथ। ये इतनी रेगुलर ना हो कि आपके सरकारी कार्य में बाधा पड़ती हो। मेरे पास पत्र रखा है प्रमुख सचिव वित्त संस्थागत का। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि मैं छोटे भाई की कोचिंग में पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने अनुभव का लाभ देना चाहता हूं। गेस्ट लेक्चर की हैसियत से मैं पढ़ाऊंगा और इसके लिए कोई पारिश्रमिक मैं नहीं लूँगा। मैंने पढ़ाया, उन्होंने परमिशन सहर्ष दी। मैं उनसे मिला जाके, डॉक्टर बजाज थे, मैं उनसे मिला। मैंने बताया कि सर पढ़ाने का जो वो है एक जुनून, वो तारी है अभी भी, और तारी है माने हावी है, और मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मन करता है पढ़ाने का। भाई को एक कोचिंग खुलवाई है, मैं अगर जाऊँगा तो अच्छे से चल जाएगी। बोले कि तुम्हारा इस समय पोस्टिंग क्या है? मैंने कहा सर मेरी ये पोस्टिंग है। बोले ये तो बहुत सेंसिटिव है और बहुत टाइम देने वाली। मैंने कहा बिल्कुल, जो क्लासेस होंगे इसके अतिरिक्त होंगे, मेरी शिफ्ट ड्यूटी के बाद होंगे। बोले अगर इस बीच में कोई आपसे व्यापारी संपर्क करने आ गया और आपको कैंप ऑफिस जाना पड़ा। कैंप ऑफिस कहते हैं जब हम घर पर ऑफिस का काम करते हैं और जनता से मिलते हैं, तो कैंप ऑफिस यानी घर में जो कमरा आपने ऑफिस का बनाया हुआ वहाँ पर आपको मिलना पड़ा, तो मैंने मिलूँगा। मैं कानपुर में ही पोस्टेड हूँ और कानपुर में ही एकेडमी है। मैं पहले जनता से मिलूँगा, क्लास छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर पेड अध्यापक नहीं हूँ। मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। मेरी लायबिलिटी सरकार के प्रति है, क्योंकि सरकार मुझे वेतन दे रही है और मैंने ईमानदारी से इस बात को निभाया। हाँ, जब मैंने रिज़ाइन कर दिया तब मैंने गवर्नमेंट से कहा कि अब मैं आऊँगा नहीं, इसलिए मैं अपनी कोचिंग करने के लिए स्वतंत्र हूँ। और उस दिन से मैंने एक पैसा भी वेतन नहीं लिया। हालांकि मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने लिख के दे दिया कि मैं वेतन लेने के लिए नैतिक रूप से और कानूनी रूप से अपने को उचित नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं वेतन नहीं लूँगा। आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें या ना करें, वो बड़ी लंबी कहानी है, कैसे कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। रिटायरमेंट तक यानी 15 साल बीत गए, रेजिग्नेशन ढंग से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इफ़ एंड बट लगाते रहे। आखिर में रिटायरमेंट की एज पे आ गया। अब सरकार मेरा कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैंने शान से अपनी कोचिंग चलाई, सरकार की सूचना दे के चलाई, सरकार से परमिशन लेके चलाई। तो आप पढ़ा सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर लोगों को गाइड कर सकते हैं। आप देखते हैं तमाम आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों इत्यादि के सोशल मीडिया अकाउंट है। हालांकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है,
अब कुछ लोग नोट्स बेचते हैं। एक महोदय हैं जो पीसीएस में मेरे ही डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर पोस्टेड हैं बाकायदा, लेकिन अपने नोट्स बेचते हैं बाकायदा, किसी भगवान जी के नाम पर उनका नाम है। अब ये अवैध है, अवैधानिक है, इलीगल है। मुझे क्या करना है? करते रहें व्यापार। अब व्यापार कर में आकर व्यापार करने की आदत पड़ जाती है तो क्या किया जाए, लेकिन लीगली करिए। अगर आपको पढ़ाने का इतना शौक़ है तो मेरी तरह रिज़ाइन करके करिए, ये अनुचित है। एक और मेरे विभाग में अधिकारी थे जो लेखक थे, बड़े प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। उनके एक कहानी पर फिल्म भी बनी है। उन पर बहुत विवाद हुआ था, उनकी पोस्टिंग भी बिगड़ी थी और नौबत भी सस्पेंशन की आ गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स का उल्लंघन है। कहानी लिखना, उस पर पैसे लेना गुनाह नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं कहूँगा मना है, नहीं, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन सूचना देनी ज़रूरी है। 5,000 से ज़्यादा की गिफ्ट आप नहीं ले सकते, न दे सकते हैं। अब लिमिट घट बढ़ गई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ले सकते हैं अगर आप सूचना दें। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अगर आप सूचना दें। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से ख़रीदते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यूपी गवर्नमेंट में, और अगर रजिस्टर्ड डीलर से ख़रीदते हैं, जैसे जीडीए का मकान ख़रीदना है या जीडीए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, तो आपको सिर्फ सूचना देनी है। हालांकि फिर आपके पास पूरा आएगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, बैलेंस शीट दीजिए, आईटीआर दीजिए, सब कुछ दीजिए। ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो सूचना दीजिए। और अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से यानी किसी और से ख़रीदते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कार ख़रीदते हैं, आप लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट आपको खुद लोन देगी, डिपार्टमेंट आपको लोन देगा, लेकिन एक सर्टेन पे स्केल पर और एक निश्चित पे पहुंच जाने के बाद। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा पे स्केल 700 से 1600 रुपये था। सोचिए, वही पे स्केल आज भी है, बस वो बढ़ते 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 13,500 वगैरह पे पहुंच गया, जो 700 था। और 13,500 बेसिक पे पर करीब 60,000 रुपये इनिशियली मिलते हैं सैलरी के। बदलता रहता है कैलकुलेशन। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये है, कटा के जो है 50,000 के आसपास तो हाथ में आ ही जाते हैं। प्रोविडेंट फंड कटता है और हाउस रेंट मिलता है और बीमा का कटता है, ईएसआई कटता है, वगैरह वगैरह। वो सब इस वीडियो का विषय नहीं है। आईएएस का भी लगभग इतना ही होता है, पीसीएस का। तो आप कार भी ख़रीद सकते हैं, मकान भी किस्तों पर ख़रीद सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन आप शुरू से आईटीआर भरिए। डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं कि पहले से मजबूती रखिए। आप पहले से इतना पैसा लेके जाइए डिपार्टमेंट में कि जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस हो, कि आपके पास इतने लाख रुपए, 1000 से क्या होता है बेटा, कि आपके पास इतने लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस था और वो जस्टिफाइड हो। अब ये बातें आप सीए से पूछना, मुझसे नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा। मैंने भी सीए से ही पूछी थी, उन्होंने जैसा किया वैसा करते रहे। तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं प्राप्त करिए। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी पढ़ाई की है तो उन्हें भी उसका फीस मिलना चाहिए। उनसे पूछिए, मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। अब आप पहुँचते हैं ज़ीरो पर, इसके बाद आपके पास संपत्ति बढ़नी शुरू होती। कभी भी जांच अगर हो गई तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि पैसे कहाँ से आए। तब आप लोग क्या करते हैं, लड़के ज़्यादातर अपने साले के नाम खरीदते हैं प्रॉपर्टी। ज़्यादातर, मैं साला शब्द यूज़ नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है। पत्नी के भाई के नाम पर उन्हें बड़ा विश्वास होता है कि संसार में सबसे ईमानदार प्राणी पत्नी का भाई ही होता है। मेरा भी कोई बुरा अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे किसी के नाम प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी पड़ी, कभी खरीदी नहीं प्रॉपर्टी। जितना वाइट मनी, सब वाइट ही था। जितना वाइट मनी हो गवर्नमेंट की निगाह में, सब होना चाहिए। ब्लैक मनी तो गवर्नमेंट की निगाह में आप लाएंगे नहीं, कमाए बिना तो आप मानेंगे नहीं, ये मुझे ज़्यादातर पता ही है। उसका मैनेजमेंट आप जो है सीए से करवाइए, क्योंकि ब्लैक मनी आप कमाएंगे ज़रूर। सीए सब स्याह सफ़ेद कर देते हैं, काले को सफ़ेद कर देते हैं।
लेकिन वाइट मनी के लिए भी सीए की ज़रूरत पड़ती है कि उसको इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर करें। मान्यवर, एक चीज़ बता दूं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना अलाउड नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसर को परमिशन लेकर भी नहीं। आप किसी को उधार नहीं देंगे, उधार नहीं लेंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं खिलवाएंगे। एलआईसी की पॉलिसी स्वयं ले सकते हैं या कोई भी बीमा हो, लेकिन अगर आपका कोई भाई भतीजा कोई एलआईसी एजेंट है तो अपने किसी क्लाइंट यानी पब्लिक के आदमी को उससे लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह लेने के लिए किसी को कन्वेंसिंग नहीं करेंगे जिसका कि ब्रोकर आपका कोई परिवार का सदस्य हो। अब आपके परिवार के सदस्य अगर व्यापार करना चाहते हैं तो बेटा जब बन जाओ तब मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। अभी से दिमाग ख़राब मत करिए, ना अपना ना मेरा। जब बन जाइए तो मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आप बन जाएंगे तो आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाएगी कि मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो न प्री किया है न मेंस किया है, वही 4 किताबें पढ़ते हो, कुछ चैनल मेरा देखते हो, आत्मा मुरखजी नगर में भटकती रहती है, उन्हीं के बताए पे चलते हो, 4 किताबें वही पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ने में लगे हुए हो, बुद्धि कहाँ से विकसित होगी? तब ऐसे प्रश्न आते हैं कि तो सर हम क्या करेंगे, ये वो। समझदार छात्र कभी ये प्रश्न नहीं पूछता। ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है, जीएस का ज्ञान है। इस पर जीएस 4 पेपर में प्रश्न आते हैं, सरकारी नैतिकता क्या है? सरकारी नैतिकता गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स का पालन है, बस। खूंटे से बंधी हुई गाय है, उतना ही चर सकती है जितनी रस्सी है। रस्सी अगर 2 मीटर की है तो बस उस सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए जिसमें वो गाय घूम सकती है, उतना ही आप चर सकते हैं, आई मीन कर सकते हैं। नाइस गाय, अपने को ये याद रखिए। उस गाय से ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है और उस नौकर से ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है जिससे कहा गया कि ये काम करना, तुम्हारा ये काम है, बुद्धि मत लगाना। तो बुद्धि लगानी है तो काम करने में लगानी है, नीति निर्माण में नहीं लगानी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स का सार संक्षेप यही है कि आप 24 घंटे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। आप सरकार के द्वारा दिए गए किसी कार्य के लिए मना नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर मैक्स वेबर का फार्मूला लागू होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब पढ़ाया जाता है, आपने दूसरा कोई ऑप्शनल ले रखा है तो ये सब आपके पल्ले कैसे पड़ेगा। पद सोपान क्रम का फार्मूला होता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं इसे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं तो आपको डिप्टी कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर ही ऑर्डर देगा, एज द कंडीशन इज़। हमारे विभाग में कंडीशन होती है अलग अलग, कहीं तो हमारे बॉस डिप्टी कमिश्नर होते हैं, कहीं पर जॉइंट कमिश्नर होते हैं, कहीं पर डिप्टी कमिश्नर हमारे लिए सिर्फ बड़े भाई की तरह होते हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वो हमारे बॉस नहीं होते लेकिन सीनियर होते हैं। दोनों का बॉस जॉइंट कमिश्नर होता है। तो जो आदेश है आपको इमीडिएट बॉस द्वारा मिलेगा, इसलिए इमीडिएट बॉस के आदेश की अगर आप अवहेलना करते हैं, सॉवरेन ऑर्डर की, सॉवरेन ऑर्डर का मतलब सरकारी आदेश की, ये नहीं वो कहे गेहूँ पिसा लाओ तो आपने मना कर दिया, कोई मना करेगा भी नहीं, पहली बात कोई कहेगा भी नहीं आपसे। एनीवे, तो मजाक की बात थी, लेकिन सॉवरेन ऑर्डर यानी सरकारी आदेश को आप मना नहीं कर सकते। कितना ही कठिन और इम्प्रैक्टिकल क्यों ना हो, आप मना नहीं कर सकते। मना करने पर सस्पेंशन तुरंत तय है, चार्जशीट इशू हो जाएगी, नौकरी जा सकती है। जी हाँ, गलतफहमी मत रहना, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की इतनी जाती है नौकरी, ये तो सूचना जनता को नहीं मिलती है। मैं कंप्लेंट सेक्शन में असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज था, साल भर तक मैंने देखा जाने कितनों की गई। ट्रिब्यूनल में दौड़ते रहे, हाई कोर्ट दौड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहे, रिटायरमेंट आ गया, नहीं पा सके, वापस नौकरी नहीं मिली। इसलिए इस धोखे मत रहिए कि सरकारी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाती। आम जनता में यही अंधविश्वास फैला है कि सरकारी कर्मचारी की तो नौकरी जाती ही नहीं है, कुछ भी करता रहे। ये बात अलग है कि वो जाने नहीं देते हैं। एक फार्मूला होता है कि घूस ले घूस दे, जैसे प्यार दे प्यार ले, ऐसे ही घूस लेने से अगर फंस जाते हैं तो घूस देकर छूट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बेटा अगर फंस गए और गाड़ी पटरी से उतर गई तो पटरी पर दोबारा ट्रेन चढ़ती नहीं है, कभी भी गड्ढे में ही जाती है। ये मेरा सूत्र जीवन भर याद रखना जब सरकारी नौकरी शुरू कर दो तो। और एक सूत्र मान लीजिएगा, संस्कृत में आपको पढ़ाया गया होगा कि अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मेरी बात मान लीजिए, बॉस देवो भव।
मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं जानता हूँ, लेकिन कर नहीं पाया। कुछ बॉस लोग ऐसे थे, कुछ लोग जिनको मैं देवता की तरह पूज नहीं पाया, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। और उसका कोई काट नहीं है सिवाय इसके कि आपकी गाड़ी अच्छी चलती हुई पटरी से डिरेल हो जाए और आप नौकरी खो बैठें या मेरी तरह छोड़ दें। हालांकि वो बॉस की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो मेरी अपनी इच्छा थी, लेकिन ऐसा ही होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहिए, ट्रिब्यूनल में बार बार जाइए, वकीलों पर लाखों रुपया खर्च करिए, ऊपरी आमदनी सब बंद और आपका जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो जाते हैं आप, रेड डेटा बुक में आ जाते हैं। बॉस चाहे जितना निकृष्ट हो, चाहे जितना इरेशनल हो, चाहे जितना मूर्ख होते हैं, चाहे जो, लेकिन आपको यही मानना है उससे ज़्यादा न कोई गुणवान है, न कोई रूपवान है, न कोई आदर्श है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् इत्यादि इत्यादि। आप ही सब कुछ हैं महाराज, बस आपके बिना जीवन में कुछ नहीं है। तू ही रे, गाना नहीं आता मुझे, आगे नहीं गाऊंगा, बोर नहीं करूंगा। तू ही रे गा लो, तुम ही हो। और अगर बॉस की गुणगान नहीं किया, बॉस चालीसा नहीं गाया रोज, तो सुन रहा है तू, रो रहा हूं मैं। जाइए, मस्त रहिए, तैयारी करिए जम के। बिना कोचिंग के निकल सकते हैं तो निकल जाइए, वरना पेड क्लासेस बहुत से हैं। आज मैंने वीडियो अपलोड किया है, सब कुछ बताया है। और जो मैं बता दूंगा वो चैलेंज है कि दूसरा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं उस परीक्षा में 4 बार सफल हुआ हूं जिसमें 2.5 लाख लोगों की कॉपियां चेक की जाती थी, तब जो लोग निकलते थे टॉप पर। आज की परीक्षा तो कुछ नहीं है इसके आगे। आज क्या है, 5,000-7,000 कॉपियां चेक होती हैं भाई। 500-700 वैकेंसी होंगी अगर आईएएस में, तो 10 गुनी लोग मेंस प्री क्वालिफाई करते हैं, यानी 10 टाइम्स। अगर 700 वैकेंसी हैं, 7,000 कॉपियाँ जो हैं चेक होंगी। 7,000 कॉपी चेक होने में भी बड़ा आराम है। जो जनरल हिंदी में फ़ेल हो गया उसकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी, जनरल इंग्लिश में फ़ेल हो गया उसकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। कितना आसान हो गया। तो आज के समय में जो सिलेक्ट हो रहे हैं, आज का एग्ज़ाम हमारे एग्ज़ाम की तुलना में बहुत सरल है। और तब 13 पेपर होते थे, 4 ऑप्शनल होते थे, और मैथमेटिक्स कुछ पदों के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर, ट्रेजरी अफसर वगैरह के लिए कंपलसरी ऑप्शनल कहलाता था। कहने को ऑप्शनल था, इसका मतलब था अगर आप मैथ्स लेते हैं तो इन परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर इन परीक्षाओं के लिए भी परीक्षा देनी है तो वो कंपलसरी है, तो इसका नाम होता था कंपलसरी ऑप्शनल। तो 5 ऑप्शनल, हिंदी, अंग्रेज़ी, निबंध और बाकी जीएस वीएस तो सब दुनिया के थे ही। इतना कठिन एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम को 4-4 बार मैंने सिलेक्शन लिया है। इसलिए जो मैं बता दूंगा वो दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। अभी कल एक बच्चे ने बताया कि एक 5 स्टार टाइप की कोचिंग में 5 लाख रुपए फूंक आया। थोड़ा उसने विरोध करने की कोशिश की तो बाउंसर्स ने उसे जो है धक्के मार के निकाल दिया। ईश्वर न करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन समय रहते समझ जाइए। सबसे छोटा बैच अभी भी उसके साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच 11,000 का फ्री है, 37,000 के साथ में। ये 37,000 का है। इसके अंदर आपको 300 वीडियोस तो इस बैच के, 80 वीडियो पर्सनैलिटी बैच के, असाइनमेंट्स वगैरह। और पहले इस बैच में कुछ भी पूछने ताछने की सुविधा नहीं थी, अब पर्सनैलिटी बैच दे दिया गया है जिससे आपको सब कुछ पूछना अलाउड है। ये आपको ज्वाइन करना चाहिए। बेटे इतना भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ गलत है, क्योंकि हम जीवन में अगर कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य के लिए हमें कुछ सहायक उपकरण चाहिए। अगर हमें पढ़ना है तो पुस्तक चाहिए, तो ये बैच आपके लिए पुस्तक जैसा है। और सुविधा ये रखी गई कि जब इसके बाद आप अगर मान लो बहुत बड़ा बैच भी लेते हैं 1,80,000 का, तो ये 37,000 एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप बिना पब्लिक ऐड के जो बैच लेते हैं, जो गोल्ड बैच कहलाता है, 1,35,000 का, तो उसमें ये 37,000 एडजस्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। थैंक यू।